हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत करे होंगे। आज हम इस वीडियो में पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है पॉलीगॉन लॉ का, फिजिक्स में किन किन सिचुएशन में हम पॉलीगॉन लॉ का यूज करते हैं, ये सब समझेंगे। तो बस आखिरी तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपके पास आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, नाम से पता चल रहा है पॉलीगॉन का तो यहाँ पे यूज है। पॉलीगॉन लॉ बहुत ही इजी है पहली बात तो, और बहुत प्रैक्टिकल भी है। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी पढ़ना जरूरी है। कुछ बातें हमें समझ में आएगी और आप ये जानेंगे कि इट इज जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाना स्टार्ट करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट तो जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज आपने चलना स्टार्ट किया यहाँ से, आप पहले यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया कुछ s1, फिर भी आपका मन नहीं माना तो आप यहाँ से यहाँ चले गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका s2, फिर आपका और मन नहीं माना तो आप थोड़ा सा और आगे चले गए s3, और आप चाहें तो और आगे जा सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो आप बोलोगे आपका नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ भाई, राइट। आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, इतना हुआ। एकदम सिंपल सी बात है। आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, आप किधर गए, आप इधर गए। एकदम सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और फिर मान लेते हैं ऐसे आ गए। अब मैं आपसे पूछूं कि अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तब भी आप यही बोलोगे कि आपको नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, राइट। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, और ये सपोज ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जो हुए, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। हमारा उद्देश्य क्या होगा कि ये S और S1, S2, S3, S4 इन सब में क्या रिलेशन है वो हम निकालेंगे। यस, ऑब्वियसली। पर अब मुझे ये बताओ कि आपको ये सब समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो आप कहाँ गए, यहाँ गए, समझ में आ गया। इसका मतलब आपको पॉलीगॉन लॉ भी समझ में आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, यही पॉलीगॉन लॉ है। देखो, वेक्टर जो है किसी का सगा नहीं होता। इसका मतलब ये कि वेक्टर का किसी फिजिकल क्वांटिटी से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। हर कोई वेक्टर एक समान है मैथमेटिक्स के लिए। वेक्टर क्या है? एक मैथमेटिकल क्वांटिटी। सपोज वेक्टर क्या है? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। सपोज एक ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 25 यूनिट है। मैं भी यूनिट लगा नहीं रहा हूँ, तो 25 इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है। अगर मैं इसके सामने मीटर लगाऊंगा तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं इसके सामने लगा दूंगा न्यूटन तो ये बन जाएगा फोर्स वेक्टर। अगर मैं सामने लगा दूंगा मीटर पर सेकेंड तो ये बन जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, राइट। तो जब मैं न्यूटन या कोई यूनिट लगाऊंगा तब ये एक फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, वरना ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, जस्ट ए वेक्टर। सो वेक्टर जो है उसको फिजिकल क्वांटिटी से लेना देना नहीं है। वेक्टर अपना लॉ फॉलो करता है और वो हमने पढ़ लिया। ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगा, वो पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेगा, और जो वेक्टर के जितने भी लॉ है वो सारे फॉलो करेगा, राइट। तो जो भी नियम डिस्प्लेसमेंट की लग रहे हैं वो वही नियम सारे के सारे और फोर्स वेक्टर होंगे, वेलोसिटी वेक्टर होंगे, सबके सब सेम नियम फॉलो करेंगे, राइट। तो मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए मैं जो रिजल्ट निकालूंगा वही रिजल्ट मैं फोर्स के लिए भी यूज कर सकता हूँ, वही रिजल्ट मैं वेलोसिटी के लिए यूज कर सकता हूँ, और भी जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके लिए भी मैं सेम रिजल्ट यूज कर सकता हूँ। तो मुझे बस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए रिजल्ट निकालना है, तो निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, यहां से बात करते हैं। आप यहां से चलना स्टार्ट किए और एक मिनट, यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे। तो पहले हम ये पहले दो स्टेप की बात करते हैं। आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो आप कहाँ गए? इधर गए। S1 और S2 का रिजल्टेंट कितना हुआ? S1 और S2 का रिजल्टेंट हुआ ये,
और इसको आप क्या बोलोगे बाय ट्राइंगल लॉ, S1 प्लस S2 वेक्टर। ये क्या है, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। एकदम बात क्लियर। अब हम बात करते हैं इस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल जो नया ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर आप ट्राइंगल लगाओगे तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये वेक्टर क्या है ना, ये वेक्टर है S1 प्लस S2 और ये क्या है S3। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये वेक्टर क्या हो गया, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। थोड़ी राइटिंग मेरी बचपन से ही खराब है, बहुत डांट खाइए, क्या करें, लेकिन आप समझ लेना। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ पे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसको मैं क्या लिखूंगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, इट्स द वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो हम पहले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं, एक ही ट्राइंगल बनाते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये बीच में जो एक डायगोनल बनेगा यहाँ पे, इसकी बात कर रहा हूँ। तो दिस प्लस दिस, S1 और S2 का रिजल्टेंट क्या होगा, S1 और S2 का रिजल्टेंट होगा ये, राइट। और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। ये मैं लगा रहा हूं ट्राइंगल, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। अब देखो मैं कौन सा ट्राइंगल चूज कर रहा हूं, ये। अब देख रहे हो, अब कर्सर को देखते जाओ, पेन को देखते जाओ। तो इसमें बात करते हैं दिस, क्योंकि डायरेक्शन इधर की तरफ है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है आपको, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं कह सकता हूं ये क्या होगा, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर है S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू दिस। तो ये जो लिखा हुआ है, ये है लिखा है S1 प्लस S2 प्लस S3 वेक्टर, राइट। अगेन मैं ट्राइंगल लगाने वाला हूं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल गिव दिस वेक्टर, राइट। मतलब जो रिजल्टेंट है वो ये मिलेगा हमें, राइट। तो देखो ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर क्या देने वाला, ये। तो फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ वो क्या लिखोगे आप, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर प्लस S4 वेक्टर, राइट। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो भी समेशन ऑफ वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। एकदम बात क्लियर। तो पॉलीगॉन लॉ में ये बता रहा है कि कोई ढेर सारे वेक्टर है, उन सबका हमें रिजल्टेंट निकालना, तो हमें करना क्या है, हमें बस उसका वेक्टर समेशन करना है, उन सभी वेक्टर का वेक्टर समेशन करना है, दैट्स इट। और हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट। अब यही चीज हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं विद द स्टेटमेंट ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या है स्टेटमेंट ऑफ पॉलीगॉन लॉ। इट स्टेट्स दैट इफ द गिवन वेक्टर हुज रिजल्टेंट is to be calculated are represented by the sides of polygon in same sense। अगर जितने भी वेक्टर जिनका हमें रिजल्टेंट निकालना है उन सबको अगर हम एक पॉलीगॉन के साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दे इन सेम सेंस, तो सेम सेंस का मतलब क्या होता है, सेम सेंस का मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। सपोज अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमको इनको जमाना है तो हम क्या करना चाहेंगे, एक वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा ही, तीसरा वेक्टर ऐसा। मतलब ये क्या है, एक ही सेंस में घूमना चाहिए। या तो मैं इसको ऐसे जमा दूं, ये एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, या ऐसे जमा दूं। तो एक सेंस का मतलब ये होता है, ये सेंस या तो ये सेंस। तो यहाँ पर यही कहा है कि अगर हम जितने भी वेक्टर्स हैं जिनका हमें रिजल्टेंट निकालना है उन सबको अगर हम सेम सेंस में एक पॉलीगॉन के साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, देन द रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिमेनिंग वन साइड इन अपोजिट सेंस। तो जो एक आखिरी साइड बच जाएगा उसी से रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, बट इन अपोजिट सेंस। तो आप देख रहे हो कि मैंने क्या किया, इन सभी वेक्टर्स को उठाया, यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, सी को यहाँ रखा। सिमिलर जैसा कि हम ट्राइंगल लॉ में करते थे, ये एक सेम सेंस में हमने इसको अरेंज कर दिया एज ए साइड ऑफ ए पॉलीगॉन। नाउ अगर मैं जो आखिरी साइड है उसको अगर बनाने की कोशिश करता है इन सेम सेंस, तो डायरेक्शन इधर होनी चाहिए थी, बट नहीं, रिजल्टेंट क्या होगा, ऑपोजिट सेंस में। ये सब क्या है, ये सब मैथमेटिकल डेफिनेशन है। हमें तो पता है डिस्प्लेसमेंट से बहुत अच्छे से समझ में आता पॉलीगॉन लॉ क्या है।
यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आए, कहाँ गए, यहाँ गए, खत्म कहानी। मैं बोलूँगा रिजल्टेंट किधर है, इधर की तरफ। अगर रिजल्टेंट को मैं आर बोलता हूँ तो रिजल्टेंट को क्या लिखूंगा भैया, बोलो। आर इज इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर, राइट, खत्म। तो इस पूरे पॉलीगॉन से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर बहुत सारे वेक्टर है उन सबका हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, जितने भी वेक्टर्स है उन सबका क्या करना है, वेक्टर समेशन करना है, वेक्टर समेशन, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी देखी हमने जहां पे हम पॉलीगॉन लॉ का यूज कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जहां पे हम पॉलीगॉन लॉ का यूज करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, फोर्स। तो अगर फोर्स की बात करें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं, ऐसे ये कई सारे फोर्स लग रहे होंगे, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। सो अगर मुझे इन सब का रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करूंगा, सीधे F रिजल्टेंट विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। जितने भी वेक्टर्स उस पर लग रहे होंगे, जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, उन सब को क्या करना है, हमें वेक्टर सम कर देना है और हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, राइट। क्या यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? अब हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। जैसे हम पेन की बात करते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेन, या हम ऐसा कह सकते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए पेन। तो पेन किस चीज़ से मिलकर बना होता है? पेन में रिफिल होती है, पेन के पास एक ढक्कन होता है और पेन की खुद की एक बॉडी होती है। तो हम कह सकते हैं कि रिफिल, कैप और बॉडी आर द कंपोनेंट्स ऑफ पेन, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि एक वेक्टर जिन जिन वेक्टर से मिलके बना होगा वही वेक्टर्स उससे कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर। देखो आर वेक्टर किससे मिलके बना है, ए बी सी डी से मिलके बना है ना। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, वो आर वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर्स है। मुझे यहाँ पे और अच्छे से लिखना चाहिए, कंपोनेंट वेक्टर्स। ये क्या है, कंपोनेंट वेक्टर्स है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आर वेक्टर का क्या एक ही सेट ऑफ कंपोनेंट हो सकता है, या और भी कोई सेट ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स हो सकते हैं? सोचें, और भी हो सकते हैं और ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ए बी सी डी से मिलके आप आर बना लिए। आप इसको इस एक जनरल वेक्टर की तरह सोचने की जगह पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह सोचें। आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो कई रास्ते हैं, ये रास्ते नहीं है। यहाँ से यहाँ गए वो तो एक रास्ता हो गया, आप यहाँ से यहाँ गए और फिर आप यहाँ से यहाँ चले गए। ये अगर मान लेता हूँ कुछ वेक्टर हो गया ई वेक्टर, तो ई वेक्टर और डी वेक्टर भी क्या हो गए, आर वेक्टर के कॉम्पोनेंट। और मैं चाहूँ तो ऐसे 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 करके घूम फिर के जा सकता हूँ। तो ऐसे इनफाइनाइट रास्ते पॉसिबल है कि नहीं? तो इस आर वेक्टर के ऐसे इनफाइनाइट सेट ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो समझ गए, और एक वेक्टर के इनफाइनाइट सेट ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर those components of vectors which are mutually perpendicular to each other। mutually perpendicular each other लिखनी है, mutually perpendicular मतलब वो कंपोनेंट्स, हमने कंपोनेंट समझ लिए, पर हम वो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर भी है, तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज एक वेक्टर है ये r, और मैं अभी इन वेक्टर्स को, इस वेक्टर के कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ, कंपोनेंट्स। तो चलो मैंने कंपोनेंट्स ये बना दिए, एक ये रहा और एक ये रहा। इसको मैं बोलता हूँ ए वेक्टर, इसको बोलता हूँ बी वेक्टर। अब मुझे बताओ, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर कंपोनेंट्स है आर वेक्टर के? कंपोनेंट्स, हाँ कंपोनेंट्स तो है। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है? नहीं है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 नहीं है। बात खत्म हो गई। तो हमें क्या चाहिए? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो कैसा केस होना चाहिए? सपोज ये आर वेक्टर है और अगर ये ए वेक्टर होता
और ये बी वेक्टर होता और ये एंगल 90 होता, तो हमें कहता है ए एंड बी आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ एक ही सेट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉसिबल है क्या इस आर वेक्टर के लिए, या और भी सेट्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं? सोचो, वीडियो पॉज कर लो, सोच लो। तो आंसर है ऐसे इनफाइनाइट सेट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉसिबल है। मैं आपको अभी यहीं कहीं एग्जांपल देता हूं। चलो ये ले लो, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया। इसको सी वेक्टर बोल दो, इसको डी वेक्टर बोल दो। सी वेक्टर और डी वेक्टर भी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या हमेशा दो वेक्टर ही होंगे? ऐसा भी जरूरी नहीं है, तीन भी हो सकते हैं। तो देखो यहां पे स्टूडेंट्स, तीन वेक्टर भी पॉसिबल है। सपोज ये क्या है, क्यूबॉइड है। इसमें क्या होता है, जितने भी फेस दिख रहे हैं आपको, ये सब आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मुझे ये वेक्टर बनाना है तो यहां से आप यहां जा सकते हो। मैं दूसरे पेन से बनाता हूं, यहां से यहां जाओ आप। ये एक पहला वेक्टर हो गया, ए वेक्टर के बाद आप ये करो, ये हो गया बी वेक्टर। ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, और फिर यहां से आप यहां आ जाओ। ये क्या हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। ए बी सी, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ए और सी भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए मान लेते हैं इस स्क्रीन में है, तो सी स्क्रीन से बाहर आ रहा है सीधे परपेंडिकुलर, और बी स्क्रीन में ही है लेकिन ए से परपेंडिकुलर है, सी से परपेंडिकुलर भी है। तो ए बी सी आपस में क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो इन सबको आपस में परपेंडिकुलर होना है। ऐसा नहीं कि ए और बी परपेंडिकुलर हो गए और सी परपेंडिकुलर नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हमें आखिरी चीज पढ़ना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में। हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते आना चाहिए 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। तो हम यहाँ पे भी सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करने वाले हैं। कोई एक कंपोनेंट है तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालते आना चाहिए। सपोज ये एक्स और वाई एक्सिस है, हमें पता है एक्स और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये आर वेक्टर है और इस आर वेक्टर के हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना है, एक अलोंग एक्स और एक अलोंग वाई। तो अगर एक अलोंग एक्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया ये, उसको मैं आर एक्स बोल दे रहा हूं, तो ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आर वाई वेक्टर। सपोज आर वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो हमें निकालना है आर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें जानते हैं कि आर एक्स क्या होने वाला है, ये डिस्टेंस, राइट। ये खुद क्या है, ये आर एक्स है, और सिमिलरली ये जो डिस्टेंस होने वाला है ये क्या है, आर वाई है। तो अगर मुझे आर वाई निकालना है तो मैं ये निकालना चाहता हूँ एक्चुअल में। अभी निकालते हैं उसको, आर वाई। ओके, तो अब कैसे करें, ये जो लेंथ है ये आर के बराबर है, तो साइन थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, आर वाई, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, आर। तो आप देख रहे हो आर वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन थीटा। सिमिलरली ये कितना हो गया, आर साइन थीटा। और हमें आर एक्स निकालना है, तो उसके लिए क्या कर देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, आर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, आर। और आप देख रहे हो आर एक्स कितना आ गया, आर कॉस थीटा। तो मैं इसको लिखने वाला हूं आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपको हमेशा आना चाहिए कि कोई भी वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना। तो सपोज एक्स और वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स निकालना है, तो अगर थीटा पता है अपने को, तो थीटा के साथ वाला हमेशा कौन सा वेक्टर होता है, कॉस, और थीटा के सामने वाला साइन। क्या याद रहेगा स्टूडेंट्स आपको? क्या इसका भी कोई एग्जांपल दूं आपको? सपोज ये एक 10 न्यूटन का फोर्स है, और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और हमें चाहिए कंपोनेंट एक्स और वाई के अलोंग। तो और मान लेते हैं ये एंगल है 37। तो आपसे कोई कह रहा है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, मतलब एफ एक्स। और सिमिलरली आपसे किसी ने पूछा कि कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या है, तो आपसे एफ वाई पूछ रहा है। एफ एक्स क्या होने वाला है, 10 cos 37, और ये क्या लिखेंगे अपन, 10 sin 37।
अब 10 cos 37 कितना होता है 4/5। आप सॉल्व करोगे 10 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा ये 8 न्यूटन, और ये कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। sin 37 कितना होता है 3/5। ये भी आपको आना चाहिए। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी शुरुआत से, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगॉन लॉ, रेक्टेंगल कंपोनेंट्स और कैसे निकालते हैं वो भी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपके पास आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आते रहे। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।